शाम के 4 बज चुके हैं और अब वक्त आपको 4 बजे की 4 बड़ी खबरें बताने का हो गया है। वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बड़ी खबर, क्या यूपी में हार का गद्दार बीजेपी में मिल गया? क्योंकि लगातार टीम बना के और तलाश चल रही है उसकी, विधानसभा स्तर पर जो है वो जांच की जा रही है, रिपोर्ट ली जा रही है। 2 नंबर जो दूसरी बड़ी खबर है, क्या है? क्या एनटीए ने 24 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी भूमिका परीक्षा के बाद सबसे ज्यादा शक के घेरे में है। तीसरी बड़ी खबर आज की, दिल्ली से अमेरिका तक दहकती गर्मी से कब तक मरते रहेंगे लोग? गर्मी ने बेहाल कर रखा है, बहुत बुरा हाल है। चौथी बड़ी खबर आज की, देश की राजधानी प्यासी है, फिर नेताजी ने क्यों रार ठानी है? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन अब तक पानी नहीं मिल पाया है। हम इन्हीं खबरों पर चर्चा करने वाले हैं, इसी से जुड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी इन खबरों को विस्तार देने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे, हर पहलू की हम पड़ताल करेंगे। इनसे आपका तारुफ कराएं, अभिषेक उपाध्याय आपको दिल्ली से लाइव दिख रहे हैं, उसके बाद मनोज वर्मा आपको दिख रहे हैं, प्रकाश कुमार पटना से और अंकित गुप्ता, इन्हीं चारों के पास जाएंगे। और जब तक मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी अपडेट आ गई है, उसी से करने जा रहा हूं बुलेटिन की शुरुआत। यूपी में हार पर बीजेपी में मंथन जारी है। अयोध्या में बीजेपी की हार की समीक्षा हुई, भूपेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। विधानसभा वार तलाशी जा रही है हार की वजह, 25 जून तक समीक्षा की रिपोर्ट आ सकती है। यह बड़ी खबर एक बार फिर से जान लीजिए कि यूपी में जो कुछ सीटों पर बीजेपी की हार हुई, अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई, उसी हार पर समीक्षा हुई। भूपेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक है। विधानसभा वार तलाशी जा रही है हार की वजह, 25 जून तक समीक्षा की रिपोर्ट आ सकती है। अब तक क्या इसमें डेवलपमेंट है, अभिषेक उपाध्याय बताएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी तक की सबसे अहम जानकारी यही है कि कुल 80 जो विधानसभाएं हैं, 40 अच्छी लोकसभाएं हैं, 40 टीमें हैं विवेक, जो बाकायदा इन सभी लोकसभाओं में जो वजह रही हैं जीत हार दोनों की, अंतर कम होने की, हारने की, उनका पूरा उनकी जानकारी ले रही, उनकी मूल्यांकन कर रही हैं। और एक सबसे अहम बात यह है कि आज अयोध्या की जो यानी कि जो फैज़ाबाद की लोकसभा है, वहाँ पर जो हार हुई है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई है, उसकी वजह की समीक्षा की जा रही है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी खुद वहां पर मौजूद हैं। मिल्कीपुर, बीकापुर से लेकर के अयोध्या तक पूरी जानकारी ली जा रही है। पार्टी संगठन से लोग, पदाधिकारी, ये सब वहां पर मौजूद है। और अहम बात अभी तक जो मालूम पड़ी है, उसमें सबसे अहम है कि एक पैटर्न का पता चला है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक बीजेपी के वोट एक पैटर्न में कम हुए हैं। मैं आपके पास वापस लौटता हूं। ये जो आप पैटर्न की बात कर रहे हैं, इसको लेकर और इसके साथ साथ यूपी में बीजेपी क्यों पिछड़ी है, कुछ कारण जो बताए गए हैं सूत्रों के हवाले से, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं इस बड़ी स्क्रीन पर कि आखिर ये जो यूपी में बीजेपी पिछड़ गई, जिसको अंदाजा नहीं था, कोई नहीं सोच पा रहा था, कोई राजनीतिक पंडित नहीं समझ पा रहा था, वो कैसे हुआ। तो सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि योगी मोदी के भरोसे अति उत्साह में प्रत्याशी थे, जिनको भी टिकट मिला लगा कि योगी के नाम पे जीत जाएंगे, मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, अपने कुछ कर नहीं रहे थे। दूसरी वजह, कई प्रत्याशियों के खिलाफ जनता में नाराजगी थी, ये बात भी निकलकर सामने आई है। टिकट बंटवारे में राज्य सरकार की अनदेखी की गई। जब टिकट बंट रहा था चुनाव को लेकर, तो राज्य सरकार की अनदेखी की गई, क्योंकि इनके पास भी अपनी रिपोर्ट थी। चौथी बड़ी वजह क्या रही? प्रत्याशी और संगठन के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया था। पांचवी बड़ी वजह, स्थानीय विधायकों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, यह भी वजह बताई जा रही है। स्थानीय कार्यकर्ताओं को मिलाकर नहीं चलना, यह भी एक बड़ी वजह है इन चुनावों में सीट कम होने की सामने आई है। दलित पिछड़ों को संविधान बदलने का डर आ गया, वो जो 400 पार वाली बात है, जिसको पहले भी नेता बयान देकर कह चुके हैं। और इसके अलावा राजपूत ब्राह्मण वोटर्स की नाराजगी और बंटवारा हो गया। संविधान बदलने की बात का जवाब ना देना, क्योंकि लगातार विपक्ष उसने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि ये संविधान बदल देंगे। उसके बाद आरक्षण खत्म करने वाले दुष्प्रचार पर भी खामोशी रही। ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से सीटें कम हो गई। अंकित गुप्ता,
जी बिल्कुल, और इसी चीज को लेकर के मंथन चल रहा है, क्योंकि कारण तो जो है देखिए ये तो वो सामने के कारण है जो कि हम लोगों को भी जानकारी में आए हैं, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के अब पार्टी यही जानना चाह रही है कि आखिर ये नुकसान हुआ है तो हुआ कैसे, क्योंकि इस चीज का आकलन पार्टी ने जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान पार्टी को अंदाजा भी नहीं था कि बीजेपी की परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो जाएगी। और जब हम लोग जो चुनाव की कवरेज के दौरान थे वहां नेताओं से बात कर रहे थे तो ये तो अंदाजा लग रहा था कि थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है कि बीजेपी 55 सीटें आए, 60 सीटें आए। और विवेक, आप भी तो जो उस वक्त जो चुनाव मैदान में थे ना, जब कवरेज कर रहे थे, चर्चा यही हो रही थी कि 55-60 सीटों तक बीजेपी रुक सकती है, लेकिन यहां तो 40 के आसपास, 40 के नीचे आ गई। और यही चिंता का विषय है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने, उसका लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी ये जो हार हुई है, बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, क्या उसके पीछे भीतरघात एक बड़ी वजह है? क्या आपसी जो कोऑर्डिनेशन की लगातार बात कही जा रही थी वो नहीं थी? ये तमाम पहलू हैं जिनको लेकर के टीमें का गठन किया गया है, जिन पर चर्चा होगी, मंथन होगा और बाकायदा रिपोर्ट बनेगी, उसके आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। जी ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी की समीक्षा बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर है मेरे पास। बीजेपी की हार की वजह सामने आई है सूत्रों के हवाले से। खास पैटर्न में बीजेपी के वोट कम हुए हैं, पूर्व से पश्चिमी यूपी तक कम हुए हैं बीजेपी के वोट। बीजेपी के वोटों में करीब 7% वोटों की कमी मिली है, 7% वोटों की कमी मिली है और एक खास पैटर्न में कमी मिली है। अभिषेक उपाध्याय के पास मैं आपको सीधे लिए चलूंगा। ये जो पैटर्न की बात हो रही है, ये किस तरह के पैटर्न की बात हो रही है, जरा समझाइए कि किस पैटर्न में वोट कम हुए हैं। विवेक, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। जो पैटर्न है ये बेसिकली जाति गोलबंदी से उभरा हुआ पैटर्न है, और ये जाति गोलबंदी शुरू हुई है पश्चिम से, और उसके बाद ये गोलबंदी पश्चिम से होती हुई पूरब तक फैली है, और एक पैटर्न में वोट कम होते गए। आपको याद होगा जो छत्री पंचायतें हुई थी, बड़े बड़े पैमाने पर छत्री पंचायतें अलग अलग जगहों पर हुई थी, और उसके बाद ये मामला जो समीक्षा कर रहे जो नेता हैं उनको जो फीडबैक मिल रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। उनसे ये बताया गया है कि फिर यही जाति गोलबंदी अलग अलग इलाकों में शुरू हो गई। नंबर एक बड़ी अहम बात यह भी बताई जा रही है कि जो अधिकारी थे, जो नौकरशाही थी, उससे बहुत ज्यादा समस्याएं थी। कार्यकर्ताओं के, जनप्रतिनिधियों के काम नहीं हो रहे थे, उनका मोरल बुरी तरह से डाउन था, कार्यकर्ता हतोत्साहित थे, उनकी सुनी नहीं जा रही थी, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही थी। ये सारी बातें वो हैं जो इस समीक्षा बैठक में रखी जा रही हैं। देखिए, टिकट का एक इशू रहा है, वो भी सामने आया है, संविधान का भी मुद्दा सामने आया है, लेकिन ये जो मुद्दा है इसको लेकर के बहुत चर्चा है, और ये जहां जहां समीक्षा हो रही वहां सामने आ रहा है कि नौकरशाही जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रही थी, जनप्रतिनिधि लाचार थे, वो जनता का काम नहीं करा पा रहे थे, पार्टी काडर जो है वो बुरी तरह से डिमोरलाइज था। ये एक बड़ा इशू उभर करके सामने आया है, और इसके साथ में पेपर लीक से लेकर के और रोजगार का जो मुद्दा रहा है, जिस तरह से वो युवाओं के अंदर यहाँ एक और सवाल बनता है कि नौकरशाही को इतना बल कहां से मिल गया। देखिए, बिल्कुल यही सारी चीजें, और ये सारी चीजें जहां जहां रिव्यू हो रहा है विवेक, वहां ये बातें कही जा रही हैं कि आखिर नौकरशाही, ये जो फीडबैक मिल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और ये फीडबैक जमीन से बीजेपी के नेताओं को मिल रहा है जो समीक्षा कर रहे हैं। इसमें कोई हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि आखिरकार नौकरशाही इतनी बेलगाम कैसे हो गई कि अपने ही कार्यकर्ताओं के, अपने ही संगठन के नेताओं के ना उनकी सुनवाई हो रही, ना उनके काम हो रही है, और नीचे नीचे डिमोरलाइज पूरा का पूरा काडर होता रहा। ये भी एक बड़ी वजह निकल करके सामने आ रही है। ठीक है अभिषेक, ये काफी अहम जानकारी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अब चलिए, अब मैं आगे बढ़ते हुए नीट विवाद पर चलता हूं। नीट विवाद पर अभी भी घमासान नहीं थम रहा है। आज शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे छात्र, दो प्रमुख मांगों को लेकर छात्र पहुंचे थे। छात्रों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हुई। छात्रों की मांग वाले लेटर को रिसीव किया गया, जो ज्ञापन होता है वो छात्र सौंप कर चले आए। जो छात्रों की मांग थी वो लेटर रिसीव किया गया। ये हम आपको पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं। आज जो मुलाकात करने के लिए छात्र पहुंचे, उनकी दो प्रमुख मांगे थी। शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। छात्रों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया। एग्जाम में ही गड़बड़ी है, अगर पेपर ही लीक हो गया है तो उस पेपर के बेसिस पे आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं? ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर है। जी, वही बात है, जो काउंसलिंग है उस पर रोक लगनी चाहिए और तेज़ किया जाएगा। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि जो नीट परीक्षा में बवाल मचा है, लगातार बवाल हो रहा है, आखिर परीक्षार्थियों की दो टूक इसमें क्या है, परीक्षार्थियों की मांग क्या है, परीक्षार्थी क्या कह रहे हैं।
पहले तो नीट परीक्षा दोबारा हो, यह कहना है परीक्षार्थियों का। साफ साफ है कि भाई परीक्षा दोबारा से कराइए। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस संस्था ने परीक्षा ली उसको भंग कर दिया जाए, यह भी मांग है छात्रों की। उसके अलावा यह है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी ले, यह छात्रों की मांग है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, यह भी छात्र मांग कर रहे हैं। री एग्जाम तक काउंसलिंग पर रोक लग जाए, जब तक दोबारा से एग्जाम ना हो। जो कहा गया है ना कि काउंसलिंग लगातार चलती रहेगी, तो इस पर रोक लग जाए, यह छात्रों की मांग है। लेकिन अभी भी एक मामला कोर्ट में चल रहा है, कुछ स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है इसमें, अभिषेक उपाध्याय? सबसे इसमें अहम बात यह है कि जो ग्रेस वाले छात्र हैं उनके एग्जामिनेशन की बात तो हो गई, लेकिन दूसरे जो छात्र हैं उनके कई सारे सवाल हैं। उनका एक बड़ा सवाल ये है कि वो बाकायदा उन सेंटर्स के नाम दे रहे हैं जिन सेंटर से ये जो टॉपर्स की लिस्ट आई है, और उनका कहना है कि वहाँ पर जो एग्जामिनेशन शीट वहाँ पर दी गई है और जो वहाँ पर टाइम स्पेंड हुआ है, कई ऐसी जगह शिकायतें आ रही हैं जहाँ पर टाइम लॉस हुआ है लेकिन ग्रेस मार्क नहीं दिए गए हैं। ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि जहाँ ग्रेस मार्क दे दिए गए हैं मगर वहाँ पर टाइम लॉस नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो गोधरा से लेकर के बिहार तक जिस तरह से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो पकड़े गए हैं, वो भी संदेह खड़ा कर रहे हैं। इसलिए पूरे एग्जामिनेशन को ही शक की निगाह से ये देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है। इतना लंबा विवाद जुड़ा है, और ये जो विवाद निकला है, जो विवाद हो रहा है, इसके तार बिहार के पटना से भी जुड़े हैं। उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। पटना में 2 छात्राओं से ईओयू ने पूछताछ की, दोनों से करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए। मीडिया से बचते हुए उनके अभिभावक निकले हैं। 4 घंटे तक पूछताछ हुई है, 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए हैं। पटना में 2 छात्राओं से ईओयू ने पूछताछ की, 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए, और क्योंकि वो बच्चे अभिभावक के साथ पहुंचे थे तो मीडिया से बचते हुए नजर आए। प्रकाश कुमार लगातार इस पूरी खबर पे बने हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं, उनको अंदर की खबर भी पता है। प्रकाश, और क्या क्या हुआ, मीडिया से क्यों बच रहे थे, इस बारे में कुछ क्लू है क्या? देखिए, जो छापेमारी हुई थी प्रश्न पत्र लीक को लेकर के, उसके बाद से जिन बच्चों के नाम आए थे, जिन गार्जियंस के नाम आए थे, जिनके चेक्स मिले थे, जिस चेकबुक में साफ लिखा हुआ था कि किसके नाम से और कब देना है, क्या है, पूरा ब्लैंक चेक एक तरह से था, उसके आधार पर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कल ही से बुलाया जा रहा है, लेकिन आज सिर्फ 2 छात्राएं ही पहुंची। ऐसे में अब ये जांच जो है वो आगे भी बढ़ रहा है विवेक, और ये जांच अब राजनीतिक तूल भी पकड़ेगा, ये भी देख लीजिएगा। क्योंकि जिसमें एक व्यक्ति को ठहराया गया था, जिस एक संदिग्ध को, जिस आरोपी को, उसमें नाम एक सिकंदर नाम के शख्स का आ रहा है, जो बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर है जल संसाधन विभाग में, और उसके तार जो हैं वो जुड़ रहे हैं बड़े लोगों से, बड़े राजनेताओं से जुड़ रहे हैं। तो क्या इस तरह से इस मामले को आगे तूल पकड़ेगा? तो आप देखिएगा कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जो ANI न्यूज एजेंसी को बयान दिए हैं, वो चौंकाने वाला बयान है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ ये सब कुछ जो गड़बड़ झाला चल रहा है ना, इस पर कुछ सवाल बनते हैं, वो मैं अब पूछने जा रहा हूं। सबसे पहले गोधरा में क्या हुआ कि करीब 2500 छात्रों ने सेंटर पर परीक्षा दी। 60 छात्रों के ही 500 से ज्यादा नंबर आए। इनमें 8 ऐसे छात्र हैं जिनमें 640 प्लस नंबर आए थे। यह गोधरा का मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बिहार में क्या हुआ कि 12 सेंटर पर 10,000 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था बिहार में। उसमें क्या हुआ, 5800 परीक्षार्थी ही मात्र उसमें पास हुए। इनमें 440 छात्र ऐसे हैं जिनके 600 प्लस नंबर आए, और उसके अलावा करीब 5400 छात्रों के प्राइवेट कॉलेज लायक भी नंबर नहीं हैं। तो यहां पर यह भी सवाल बनता है कि अगर पेपर लीक हुआ तो नंबर इतने कम क्यों आए? क्या यह पेपर सब तक नहीं पहुंच पाया था, या फिर जिसने खरीदा था उसी के पास तक यह पेपर पहुंच पाया था? क्या है माजरा, अंकित गुप्ता?
देखिए विवेक, यही जो सवाल उठ रहे हैं और इस वजह से ही जो लगातार एक मांग चल रही है ना कि रीनीट का एग्जामिनेशन करवा दिया जाए। तो अभी जो शिक्षा मंत्रालय हो, एनटीए हो या वो तमाम एजेंसीज जो इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनके सामने चुनौती यही है कि पहले ये देखा जाए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। और ये जो जानकारी निकल के सामने आई है वो तो ये दिखा रही है कि अगर पेपर लीक हुआ तो फिर वो कितने लोगों तक पहुंचा, क्योंकि अगर जो है 10,000 छात्र अपियर होते हैं, 5800 उसमें क्वालिफाई करते हैं और उसमें से भी महज करीबन 400 जो छात्र ऐसे हैं जिनके 600 नंबर आते हैं, और 600 नंबर जो अगर किसी छात्र के आ रहे हैं तो उसको प्राइवेट कॉलेज मिलना भी मुश्किल है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अगर पेपर लीक हुआ तो उसका फायदा किसको मिला, और कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को गुमराह किया गया कि आपको हम जो है पेपर लीक करवा के दे रहे हैं और असल में उनको वो पेपर मिला ही नहीं। तो बहुत सारे सवाल हैं और इसी वजह से आज की तारीख में जो एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है ना कि रीनीट क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो जो सूत्र इशारा कर रहे हैं, अभी सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि पुलिस की जांच में निकलता क्या है, उसके आधार पर लिया जाएगा आगे का फैसला। जी ठीक है, ये काफी अहम जानकारी आप लोगों ने दी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। नीट विवाद पर अभी की बड़ी खबर जानिए। एनटीए ने बिहार पुलिस को डिटेल दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, बिहार पुलिस ने एनटीए से मांगी थी जानकारी। बिहार पुलिस 2 दिन तक दिल्ली में मौजूद थी। जानकारी लेकर वापस बिहार पहुंची पुलिस। ये लगातार, क्योंकि बिहार में कई ऐसी संदिग्ध चीजें हुई, एनटीए से बिहार पुलिस ने जानकारी मांगी, 2 दिन तक दिल्ली में थी और अब वो जानकारी लेकर वापस बिहार पहुंची है। प्रकाश कुमार के पास लिए चलते हैं, वो अपडेट बताएंगे। एक तो बड़ी बात यह है कि इस जमाने में जब सब कुछ तेज चल रहा है, 2 दिन कैसे लग गए और अब क्या आगे मिला है बिहार पुलिस को इस पूरी जांच में? देखिए, ईओयू जो है बिहार की आर्थिक इकाई है, उसकी मांग थी एनटीए से, नीट से बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन ईमेल के ज़रिए मांगा गया, वो नहीं दे रही थी। इसके कारण इनका आरोप था कि अगर वो नहीं देंगे तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि जो दावा है कि वो मिल गया है, पर ये जो जांच है दरअसल नीट की गड़बड़ी से अलग है। ये जांच है कि प्रश्न पत्र लीक को लेकर के, इसीलिए जो आर्थिक अपराध इकाई है उसकी एंट्री हुई है। तो ऐसे में इस एंट्री को देखते हुए अब इसकी जांच जो है उसकी दिशा ये है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनके तार जो है कहाँ कहाँ जुड़े हुए थे, सिर्फ बिहार में ही नहीं। प्रकाश, इस बीच रुकिए, आप, एक बड़ी खबर आ गई है, वो बिहार से ही है। बिहार से बड़ी खबर ये कि नीट विवाद में डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव का नाम लिया है। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का यह आरोप है कि नीट विवाद में तेजस्वी हैं। यह बड़ा अपडेट और बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बिहार के डेप्यूटी सीएम हैं विजय सिन्हा, उन्होंने सीधा तेजस्वी का नाम लिया है। ये जो नीट पर विवाद चल रहा है, नीट परीक्षा में अनियमितताओं की बात चल रही है, उसमें यह कहा है कि गेस्ट हाउस में तेजस्वी के कहने पर रूम मिला। ये मैं आपको बता रहा हूं, विजय सिन्हा का जो है आरोप है। प्रकाश के पास लिए चलते हैं, क्या अपडेट है प्रकाश इस मामले में? बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम इसमें आ रहा है। उसकी जांच की आंच वहां तक पहुंच रही है जो आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। हमारे सहयोगी शशांक ने इस खबर को दिया था कि कैसे गेस्ट हाउस जो बुक की गई थी उसमें एक मंत्री जी करके नाम आया था, जिस मंत्री जी का नाम आ रहा था जिसमें उनके नंबर की संख्या थी, जो लेटर गया था लेटर की संख्या थी, लेकिन वो भी अब अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है उन सारे कागजातों को। अब ये बढ़ता जा रहा है राजनीतिक लड़ाई की ओर और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के ऊपर। आरोप ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव के जो पीए प्रीतम थे, उनके कहने पर ही ये तेजस्वी यादव के जो सहयोगी रहे हैं या फिर जो भी आपस में इनका रहा है तालमेल रहा है, चाहे सिकंदर के जो आरोपी हैं उसके सहयोगी रहे हो, उनको गेस्ट हाउस दिलाया गया था उनके कहने पर। तो जाहिर है कि अब मामला जो है राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जी प्रकाश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। अब चलिए बात करेंगे तड़पती राजधानी, सियासत बेईमानी। बड़ी खबर जानिए, जल संकट पर दिल्ली में सियासत और तेज हो गई है। मंत्री आतिशी ने अनशन की चेतावनी दी है। आतिशी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, दिल्ली वासियों को पानी दिलवाएं पीएम। आतिशी की चिट्ठी में यह लिखा गया है 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन भी करूंगी। आतिशी ने यह कहा है कि वो अनिश्चितकालीन अनशन करने वाली है। वो बयान आपको सुनवाते हैं। अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी।
तो आतिशी का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन अनशन भी वो करने वाली हैं। अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं। अंकित, इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है और कब निकलेगा? अब तो चिट्ठी भी लिख दी गई पीएम को। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी कुछ भी हो रही हो, लेकिन इस वक्त जो दिल्ली में जो लोग हैं वो पानी की कमी से बेहाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं लुटियन दिल्ली में। ये वो इलाका है जो बंगाली मार्केट का इलाका है, जहां पर कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, उसके अलावा संसद भवन है। और यहां पर पानी के टैंकर का सुबह से लेकर शाम तक इंतजार होता है, और जब आता है तो लोग राहत की सांस लेते हैं। यहाँ के RWA प्रेसिडेंट हमारे साथ में। आनंद जी, ये बताइए, कितनी देर का इंतजार? काफी देर से आप लड़ाई करते हुए नजर आ रहे थे। आप लोग खड़े हैं और हमारी मैडम बासुरी जी की वजह से आज हम लोग को ये पानी मिल रहा है। जो सुबह से हम लोग मैडम को रिक्वेस्ट किया, मैडम जी ने कितने दिनों में कितना पानी आ रहा है? हमको 5 दिनों के अंदर सिर्फ 3 घंटे यहाँ पे पानी आया है। 5 दिनों में 3 घंटे पानी टोटल पानी है, और विद लो प्रेशर, जिससे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को नहीं मिल सका। हम लोग सारे लोग एकदम 4000 की जनसंख्या बाबा रोड और बंगाली मार्केट जॉइनिंग एरिया में रहती है। आप इमेजिन करते हैं 5 दिन में 3 घंटा विद लो प्रेशर, विद दिन में 3 घंटे पानी, तो फिर गुजारा कैसे चल रहा है? केजरीवाल मुर्दाबाद। अरे, राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन कैसे चला? और आज भी 3, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको रहती है कि NDMC के सारे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई के फोन बंद है। फोन बंद है, ये बताइए। आप भी यहाँ पर जो है मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, क्या दिक्कत है? काम धंधा कैसे? पानी नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा है, और जो बाथरूम, सरकारी बाथरूम है, वहाँ भी इतनी बदबू है कि पानी की वजह से सफाई नहीं हो पाती। कितने दिनों में कितना पानी मिल रहा है? 3 घंटे पानी आया जी। अरे, ये तो लुटियन दिल्ली का इलाका है, यहाँ तो VVIP लोग रहते हैं। पौने घंटे से ज्यादा पानी चलता ही नहीं यहाँ पे, अगर आता भी है तो। और प्रेशर भी नहीं, उसमें प्रेशर नहीं ये तो VVIP इलाका है, यहाँ तो जो है। सामने, आपके सामने ही आप देख सकते हो पानी की पोजीशन। सारी पब्लिक खड़ी है पूरी भरी धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। आनंद जी, आ रहा हूँ। ये बताइए, ये तो VVIP की इलाका है, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास, ये सब तो यहाँ पर है। ये बड़े अफसोसजनक बात है। लोग 5 दिनों से पानी की एक बूंद के लिए तरस गए, जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या, यहाँ पे तो अभी आप क्या बता रहे थे कि कपड़े नहीं धुल पा रहे? बिल्कुल, हमारी पैंट है, देखो आप। क्या हो गया? 3, 4, 5, 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा हमारे घर पे। मतलब पीने का पानी मिल नहीं रहा, तो कपड़े क्या? पीने का दोनों ये नहीं तो आ रहा। ये राजधानी हालत है दिल्ली का हाल है। लुटियन दिल्ली मतलब वो इलाका जहाँ पर VVIP लोग रहते हैं। जी, तो ये राजधानी दिल्ली का हाल अंकित गुप्ता ने बताया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजधानी में ही किल्लत है, हमारी नजर सब जगह पे है। अब आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार के भी कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है। प्रकाश कुमार उस पर रिपोर्ट देंगे, किन इलाकों में किल्लत है, क्यों हो रही है, कब तक ठीक हो जाएगी समस्या। कम से कम इतनी किल्लत तो नहीं है दिल्ली की तरह। क्या है पूरा हाल, बताइए। देखिए विवेक, आप देखेंगे तो सिर से लेकर पांव तक पसीने से तरबतर है, लेकिन हलक जो है वो सूख जा रहा है। ये बिहार में गजब स्थिति है। एक तरफ सुखाड़ तो दूसरी तरफ बाढ़। कुछ ही दिनों में अब सरकार जो है सुखाड़ और बाढ़ की तैयारी में लग गई है। कई ऐसे इलाके हैं, यहाँ से पटना से कुछ दूर भी जाएंगे आप, पतुआ तरफ भी अगर चले जाएंगे तो पानी का जल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि पानी जो है बमुश्किल मिल पाता है। सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी जल नल घर, हर घर में जल नल, और ये व्यवस्था जो है पूरे जाल बिछा दिया गया था। लेकिन कहीं पर टंकी नहीं, कहीं पर पानी नहीं, कहीं पर पानी आता ही नहीं है। कई जगहों पर तो चापाकल से पानी निकालने की कोशिश होती है, लेकिन जल स्तर नीचे होने की वजह से नहीं निकल पाता है। तो साउथ बिहार जो गया का इलाका है, इन इलाकों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पहाड़ी इलाके जो हैं, जमुई हो चाहे रोहतास हो, उन इलाकों में भी पानी की किल्लत होती है, तो जिससे काफ़ी मुश्किल हालात हो रहे हैं। विवेक, तो ये हम आपको अपडेट दे रहे थे बिहार से भी कि कई इलाके, पहाड़ी इलाके जैसे जमुई है, वहाँ पर भी पानी की किल्लत अब होने लगी है। जो भौम जल स्तर है, अंडर वाटर लेवल, वो लगातार गिरता जा रहा है। अब चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में पानी पर सियासत नहीं थम रही है। बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने जनता से झूठ बोला, यह कहना है बीजेपी का। हरियाणा ज्यादा पानी छोड़ रहा है, बीजेपी ने कहा है। पानी की चोरी बंद करे आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने यह कहा है। अब वो बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के। तो ये हम आपको पहले तो तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रदर्शन हुआ, और प्रदर्शन में आरोप लगाए गए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार झूठ बोल रही है। अब ये वो बयान जो है आरोपों का वो सुनवाने जा रहे हैं।
1 दशक से केजरीवाल सरकार दिल्ली में सत्ता तो जरूर भोग रही है, लेकिन जनता जनार्दन के लिए कोई काम नहीं कर रही, केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली की जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है और आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री पानी बेचने का काम कर रहे हैं, टैंकर माफिया को पालने का काम कर रहे हैं। हमारी डिमांड है दिल्ली को पानी पूरा दिया जाए, ये पानी की कालाबाजारी चोरी बंद करें। तो ये हम आपको बयान सुनवा रहे थे बीजेपी के सांसदों का। तो सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी बनता है अभिषेक उपाध्याय कि बीजेपी के 7 सांसद हैं दिल्ली में, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या ये 7 सांसद मिलकर दिल्ली को पानी नहीं दे सकते अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, या फिर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आरोप लगाएंगे? देखिए, ये एक सवाल जो आपने कहा ये आम आदमी पार्टी उठा रही है कि दिल्ली के 7 सांसद कहाँ हैं, और उनका ये कहना है कि वो तो लगातार अपने अपने लेवल पर फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एनडीएमसी की मैं बात करूं, जो भी अंकित बात कर रहे थे, एनडीएमसी का जो पूरा एरिया है वो बीजेपी के कंट्रोल में है, मगर वहाँ भी सवाल ये है, अभी मैंने एनडीएमसी के चेयरमैन सतीश उपाध्याय से बात की, उनका ये कहना है कि 130 MLD का हमारी रिक्वायरमेंट है और हमको 70 से 80 MLD ही दिया जा रहा है। हमें खुद दिल्ली जल बोर्ड पानी नहीं दे रहा है, जो हमको पानी वो देगा ही नहीं, सप्लाई ही नहीं आएगी, तो हम पानी कहाँ से पहुँचाएंगे? तो अभी सबसे बड़ा सवाल है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो सप्लाई आती है वो सप्लाई कम हो गई है, और इसीलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और अगर मानसून की स्थिति ठीक नहीं हुई आने वाले समय में, तो ये आरोप और संकट दोनों और भी ज्यादा गहराएंगे। जी, लेकिन अंकित गुप्ता, ये जो सारे जवाब चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इस हिसाब से तो जो दिल्ली है वो तो प्यासी रह जाएगी, अपने में खेलते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, 2 दिन पहले मैं गया था चिल्ला गांव में, वहां पर जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी का है, जो सांसद है वो बीजेपी का है, कोई नहीं गया है गांव में, लोग परेशान है, लेकिन ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो इस हिसाब से तो दिल्ली प्यासी रह जाएगी। विवेक, और ये आरोप प्रत्यारोप आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले जो कई सालों से चल रहे हैं, और यकीन मानिए हर साल जब भी गर्मी आती है लोग जो है पानी की कमी से बेहाल होते हैं, फिर चाहे वो लुटियन गली का इलाका हो, वीवीआईपी इलाका हो, या फिर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है वहाँ की बात की जाए, झुग्गी झोपड़ी की बात की जाए, हर जगह तस्वीर एक सी है। फिर आप चाहे चिल्ला की बात कीजिए जहाँ पर आप गए थे, या लुटियन गली जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो वाटर मैनेजमेंट को लेकर विडंबना है, और यही बहुत बड़ा अफसोस है अंकित गुप्ता, यही विडंबना है और यही बहुत बड़ा अफसोस है कि देश की राजधानी में हर साल पानी का किल्लत होता है, और हम चर्चा करके खबर दिखा रहते हैं, लोगों की बेहाली दिखाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी तो कम है ही, लेकिन इसके अलावा गर्मी ने भी बेहाल कर रखा है। देश और दुनिया में गर्मी से हाहाकार मचा है। दिल्ली, यूपी, बिहार में बुरा हाल है। बीते 24 घंटे में हीट वेव से कई जान गई है। यूपी के कई इलाकों में पारा 48 डिग्री पहुंच गया है, 50 को छूने वाला है, 2 डिग्री कम है। यूपी के कई इलाकों में 48 डिग्री का पारा है, और कई ऐसे राज्य हैं जो हीट वेव से जूझ रहे हैं। पानी की किल्लत के बीच दिल्ली में भी गर्मी बढ़ी है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह है कि हीट वेव के चलते दिल्ली में कई मौत हुई। दिल्ली में गर्मी से 40 मौत की खबर है। सूत्रों के हवाले से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कई शव पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं सिर्फ गर्मी से। गर्मी ने लोगों को इतना बेहाल किया है, और आज जो खबर आई वो काफी डरावनी थी, दिल दहला देने वाली थी। खबर ये कि दिल्ली में गर्मी से 40 मौत हो गई, क्योंकि तापमान लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, किल्लतें लोगों की बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली कैसे तड़प रही है वो भी जरा जान लीजिए। रिकॉर्ड तोड़ पारा रहा 44 डिग्री सेल्सियस 18 जून 2024 को, सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। पानी की कमी पहले से ही चल रही है, 170 करोड़ लीटर कमी है, ये 18 जून 2024 तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पावर की मांग 8,647 मेगावाट, अब तक सबसे ज्यादा ये मांग है। इसके अलावा बारिश की कमी तो है ही, जून में जो है 94% जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है बारिश, जो माफ कीजिएगा, मतलब बारिश की जरूरत है, और इसमें जून में 1.7 मिलीमीटर बारिश, लेकिन अभी तक ये लोग कैसे झेल पाएंगे? सारी समस्याएं एक साथ आ गई हैं, और लोग जब उम्मीद रखते हैं कि हमारे नेता हमारे लिए कुछ करेंगे, तो वो आपस में उलझे पड़े हैं। अंकित गुप्ता,
बिल्कुल विवेक, और यकीन मानिए इस वक्त जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं ना, एक तरह से मजबूरी में निकल रहे हैं। अगर किसी की बस चल रहा है तो वो कोशिश यही कर रहा है कि घर के भीतर रहे, लेकिन काम करना है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। और फिलहाल इस वक्त की मैं बात करूं तो जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं लुटियन दिल्ली में, 43 डिग्री तापमान अभी भी बना हुआ है और शाम का 4:45 बजे का वक्त हो गया है। अमूमन जो है ये वो वक्त होता है जब तापमान कम होना शुरू हो जाता है, लोग घरों से बाहर निकलने की सोचते हैं। 43 डिग्री अभी भी तापमान मैं जो है देख पा रहा हूँ और मोबाइल में, और साफ तौर पर जो आपको फील हो रहा है वो 46 डिग्री हो रहा है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, पिछले जो है 15-20 दिनों की बात की जाए इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। और ये जून का वो वक्त होता है जब आप जो है दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्री मॉनसून शावर्स की बात करते हैं, लेकिन इस बार अभी तक वैसी कोई आहट नहीं दिख रही है। और उसी का नतीजा ये है कि दिल्ली में अब आप खुद सोचिए क्या हालात है कि गर्मी की वजह से करीबन 40 लोगों की मौत हो गई है हीट वेव की वजह से। और ये विडंबना ही कही जाएगी, जब सर्दी होती है तब लोगों की शीतलहर से मौत होती है, जब गर्मी होती है तो हीट वेव से मौत होती है। तो आखिर ये कैसी राजधानी जहां पर जो लोगों की सर्दी में भी मौत हो रही है, गर्मी में भी मौत हो रही है। और सवाल यही है कि जो सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि हमने जो शेल्टर्स बना दिए, सब कुछ है, लेकिन ये तो यहाँ पर ऐसे हालात बन गए हैं, मौसम कुदरत का कहर है, जहां पर एक तरह से सब बेहाल हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं और सिर्फ इस हालात में रहने को मजबूर हैं। जी अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूं। गाजियाबाद में भी तापमान से बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव का प्रकोप तो लगातार चल ही रहा है। गाजियाबाद में हीट वेव जानलेवा बनी है। बड़ी अपडेट इसमें यह है कि गाजियाबाद में 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हुई है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हुई है। तापमान 45 डिग्री के पार बना हुआ है। ऐसे गर्मी सताएगी, जानलेवा हो जाएगी, तो लोग कैसे जिएंगे? अभिषेक उपाध्याय, बिल्कुल, देखिए इस बीच में आपको मैं एक अपडेट दे दूं जिसके बारे में लोग जानने को बहुत ही उत्सुक हैं कि आखिरकार ये जो हीट वेव है ये इसका कब तक सलूशन निकलेगा, मानसून कब तक आएगा। जो मौसम विभाग से जानकारी मिल रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग सुनना चाहेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो उम्मीद की जा रही है कि ये 25 से 27 जून के बीच में वो आ सकता है। अभी करीब 600 किलोमीटर की ओर दूर है और जो पश्चिमी विक्षोभ यानी जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं उसके चलते 19 से और 22 जून के बीच में बूंदाबांदी हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और 27 से 30 जून के बीच में जिससे कह सकते हैं कि वर्षा वाला मानसून जिसका इंतजार दिल्ली में किया जा रहा है। गाजियाबाद 25 तक गाजियाबाद की बात कर रहे थे, 25 जून तक यूपी में मानसून की संभावना जताई जा रही है। तब कुछ हरियाली आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इस बीच बिहार से खबर जानिए। बिहार में भी कहर बरपा रही है हीट वेव। गर्मी से बेहाल लोग हैं, बाहर निकलना मुश्किल है। बक्सर में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। भोजपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पटना में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। बिहार में कब से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी प्रकाश कुमार? देखिए, गर्मियों की स्थिति ये है कि गर्मी छुट्टियां जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं बच्चों के स्कूल में। और जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगातार आपके साथ पिछले 45 मिनट से खड़ा हूं, मैं पूरी तरह से भीग गया हूं। और ये देखिए रिक्शा वाले जो हैं वो लगातार बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर झेल रहे थे अपने। क्या स्थिति है गर्मी की? गर्मी सर बहुत है सर जी। कैसे निजात पाते हैं, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं सर। रिक्शा चलाते हैं। देखिए गर्मी स्थिति ये रहती है कि लगातार घंटों इन्हें बाहर रहना पड़ता है जी। जो एसी में रहते हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बाहर रह रहे हैं, खासतौर से गया समय जो चल रहा है, ये समर वेकेशन खत्म होने का भी है, पथरीला इलाका है। तो बच्चे जब स्कूल और कोचिंग में जाते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है। छुट्टियां कब तक अभी बढ़ाई गई हैं? नया अपडेट क्या है? 12 और ग्रेजुएशन तक के बच्चों के बारे में भी बताइएगा। अभी जो है 3 दिनों तक के लिए जो बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के हैं, हाई स्कूल के हैं, उनकी छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। लेकिन जैसे जैसे मानसून के करीब आने की खबर आती है, लोग थोड़ा सा उत्साहित होते हैं। पर जैसे ही अभी सबसे बुरी बात क्या है विवेक, कि गर्मी में न सिर्फ
गर्म हवा है बल्कि उमस भी बहुत ज़्यादा है। इन दोनों का मेल आप समझ लीजिए कि कितना डेडली होता होगा। यहाँ से कई बच्चे गुजरे हैं, मैंने देखा है, बगल में ही जू है पटना का, वहाँ से लोग घूमने जाते हैं। बहुत कम संख्या में लोग वहाँ पर जा रहे हैं। सड़कों पर भी गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली के साथ नोएडा में भी बहुत बुरा हाल है। 24 घंटे में नोएडा में 14 लोगों की मौत हुई है। हीट वेव और लू के चलते ये मौत की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। यहां पर 14 लोगों की मौत हो गई है 24 घंटे में। ये बहुत खतरनाक, ये लोग आंकड़े में तब्दील होते जा रहे हैं। ये बेहद डरावना है अंकित गुप्ता। बिल्कुल विवेक, ये बहुत डरावना है और हालात सुधर नहीं रहे हैं। बस इस वक्त इंतजार हो रहा है तो मानसून का, प्री मानसून शावर का, यानी कि अब इंसान बेबस हो चुका है। भगवान का ये आसरा है और जब भी जो है बारिश होगी उसी के बाद में उम्मीद की जा सकती है कुछ राहत की खबर आएगी। लेकिन इस वक्त जो है दिल्ली हो, एनसीआर हो या उत्तर भारत हो, हर राज्य में इस वक्त हालात एक से हैं। लोग गर्मी की वजह से बेहाल हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि ये कुदरत का जो है, जो इसको सितम के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार वैज्ञानिकों का क्या कहना है जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो तमाम इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है? देखिए, मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि जून के जो है जून के आखिरी हफ्ते के बाद से राहत की उम्मीद की जा सकती है। यानी कि जो 25 जून के बाद में प्री मानसून शावर स्टार्ट हो सकते हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि 3-4 दिनों में अब हालात थोड़े से इसी बीच एक और ये बड़ी खबर मैं बता दूं अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली को अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। 30 जून तक मानसून आने की संभावना है। फिलहाल 40 डिग्री तक रह सकता है तापमान। IMD साइंटिस्ट नरेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है 40 डिग्री तक तापमान रह सकता है। सुनाते हैं आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, NCR दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के लिए हमने कल रेड अलर्ट दिया था। लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है। तो अभी भी राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है राजधानी दिल्ली को। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि इस साल गर्मी इतनी सता क्यों रही है? वो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का भारत समेत दुनिया भर पर असर है। ग्लोबल वार्मिंग का और क्या कारण रहे हैं ये भी जान लीजिए। वेदर पैटर्न में बदलाव हो रहा है। दिन के साथ ही रात में भी तापमान बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि रात की तासीर ठंडी होती है, लेकिन वो भी गर्म होने लगी है। अल नीनो की स्थिति क्या है, जिसमें जो हवाएं हैं वो उल्टी बहती हैं। महासागर के पानी का भी तापमान इसमें बढ़ता है। पूरी दुनिया का मौसम इससे प्रभावित होता है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इस साल गर्मी जो है और ज्यादा सता रही है। लेकिन इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पेड़ उसके लिए लगाते रहें। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो जानिए, बहुत जरूरी। भारत के साथ पूरी दुनिया में गर्मी तो परेशान कर ही रही है, लेकिन उसके साथ जो अभी खबर आई है, गर्मी ने तबाही मचा रखी है। हज करने गए 550 लोगों की मक्का में मौत हुई है। अमेरिका में गर्मी का 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इटली, साइप्रस, तुर्की, ब्रिटेन में भीषण तापमान है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका में 60 साल का रिकॉर्ड टूटा। इसके अलावा हज करने गए 550 लोगों की मक्का में मौत हुई है। तापमान इतना ज्यादा है।